उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, लेकिन इस एग्जाम में उनको फेल कर दिया मेडिकल एग्जाम में। अगर वो देखते हैं कि आप लाठी का यूज कर रहे हैं, आपको असिस्टेंस की जरूरत है चलने में, या फिर हियरिंग एड लगाया हुआ है सुनने में, सकते हैं किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में कुछ खराबी हो सकती है, बड़ी सारी चीजें। एक्सरे में टीबी का वो चेक करते हैं, टीबी का लेवल क्या है। अगर एक्टिव टीबी आया तो एक प्रॉब्लम की बात है, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आप आज हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में कि जब आपके पीआर पॉइंट्स वगैरह बन गए हैं, आपने आईएलटीएस पीटी दे दिया है, उसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करवाया, आपको नॉमिनेशन आ गया 190 के लिए या फिर 189 के लिए आपको इनवाइट आ गया है। अब आपको वीजा लॉन्च करना है, और वीजा लॉन्च में पहले आपको 4200 के आसपास डॉलर पे करना होता है, और जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद हैप आईडी जनरेट होता है, HAP आईडी। हैप आईडी को लेकर आपके पास ऑप्शन होता है आप कौन से सेंटर में आप मेडिकल एग्जाम करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने भी करवाया था दिल्ली में, तब 10,000 के आसपास लगता था, 10,000 रुपए के आसपास। अब ये प्राइस $300 के आसपास है, जो कि तकरीबन 15 साढ़े 15,000 रुपए के आसपास है। तो क्या क्या होता है उस दिन? देखिए 3 टेस्ट होते हैं उसमें। एक होता है जनरल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है एक्सरे, और तीसरा होता है HIV टेस्ट। ये तीनों टेस्ट एक ही दिन होते हैं। इन तीनों के बाद एक और होता है वो डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर एक बार देखते हैं आपको। तो इन 3 टेस्टों में क्या क्या होता है आज डिटेल में बात करते हैं। पहले जनरल टेस्ट, जनरल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं उसको। उसमें आपका ब्लड और यूरिन सैंपल वगैरह लिए जाते हैं। उसके थ्रू वो क्या क्या चेक करते हैं, देखिए बड़ी छोटी चीजें भी होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ। इस फॉर्म पे आपको टिक मार्क करना होता है, येस और नो। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप टिक मार्क कर देना। ऑनलाइन भी ये फॉर्म होता है, और आप प्रिंट आउट लेकर भी इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। जिस दिन आपको जाना है तो आप अपना HAP आईडी, अपना पासपोर्ट, इसकी प्रिंट आउट वगैरह ले जाइए HAP आईडी का। वहाँ पे पेमेंट वगैरह हो गया। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन, उसमें आपका टेस्ट वगैरह ले लेंगे काफी सारे। और उसके बाद एक्सरे, एक्सरे के लिए आपको क्लोथ चेंज करना होता है। एक्सरे में चेक करते हैं टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी 2 तरह का होता है, जैसे आपको पता ही है, एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आपको एक्टिव टीबी आया रिपोर्ट में, रिपोर्ट आपको कभी पता नहीं चलेगी। होता क्या है, आप उस दिन कर देते हो टेस्ट वगैरह, वो सब फाइनल हो जाता है, आप घर आ जाते हो, आपको टेस्ट रिपोर्ट कभी नहीं मिलती। 1 हफ्ते के बाद जब भी वो टेस्ट रिपोर्ट रेडी हो जाए तो वो हॉस्पिटल वाले सीधा सेंड कर देते हैं ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को जो भी रिपोर्ट होगी। तो वहां से आपको जो इम्मी अकाउंट आपके पास है उसमें ये मैसेज आ जाता है कि आपका एक्चुअली अगर ओके है सब रिपोर्ट को कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर प्रॉब्लम है तो ही मैसेज आता है। पहले बात करते हैं एक्सरे की। एक्सरे में टीबी का वो चेक करते हैं, टीबी का लेवल क्या है। अगर एक्टिव टीबी आया तो एक प्रॉब्लम की बात है, वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। वीजा आपने 189 या फिर 190 या फिर 491 लगाया है, तो 491 और 190 इन दोनों केसेस में टीबी अगर एक्टिव आया तो कैंसिल। अगर 189 है आपका और टीबी एक्टिव आया तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। तो भी एक्चुअली होता क्या, प्रोसेस ऐसा होता है कि वो बोल देंगे कि वीजा आपका ग्रांट नहीं हम कर सकते, लेकिन आप इसमें एक रिव्यू डाल सकते हो, हेल्थ रिव्यू। हेल्थ रिव्यू सिर्फ और सिर्फ 189 वाले डाल सकते हैं। उसमें होता यह है कि आप बोल सकते हो कि हमें 6-8 महीने का टाइम दे दो, वो दे देते हैं। इस एक्टिव को हम एक्यूट में मतलब इनएक्टिव कर देंगे, टीबी को थोड़ा कम लेवल पे ले आएंगे, तो वो उस चीज के लिए मान जाते हैं। तो अगर आप अपने टीबी के लेवल को एक मिनिमम रेंज में ले आए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 189 वीजा वालों के लिए ही वैलिड है। अगर आपका इनएक्टिव टीबी आया, एक्यूट टीबी बहुत ही कम टीबी आया, तो कोई मैटर नहीं करता आप 189 में है या 190 में या फिर 491 या किसी भी वीजा में, नो प्रॉब्लम। टीबी के बाद बात करते हैं किडनीज की। देखिए डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको किडनी के कुछ प्रॉब्लम हो ही जाते हैं, लेकिन किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में कुछ खराबी हो सकती है, बड़ी सारी चीजें। तो एक बार में बताना कि किडनी फेलियर के कारण रिजेक्शन हो सकता है या नहीं काफी मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ कुछ चीजें, जैसे स्टोन अगर होगा, स्टोन तो फिर आपको फर्दर टेस्ट बताएंगे वो 1-2 हफ्ते के बाद कि आपको फर्दर टेस्ट करवाने हैं। जैसे अगर किडनी में स्टोन आया तो वो उनको चेक करना है स्टोन का साइज क्या है, स्टोन का कंपोजिशन क्या है, किस चीज का बना है, ये सब चीजें उसके लिए फर्दर वो टेस्ट के लिए बोलेंगे। अगर स्टोन आता है तो, अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो आपको किसी और टेस्ट के लिए बोले। पर किडनी के ऐसे प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे
कुछ लोगों को एक ही किडनी होती है, तो ऐसे केसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है किडनी की या डायबिटिक की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज में भी ओके है। तीसरी बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इसमें आते कौन-कौन हैं? इसमें आते हैं जैसे अगर कुछ लोग को असिस्टेंस चाहिए होता है, असिस्टेंस का मतलब है चलने में स्टिक का या लाठी का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, मतलब आईटी में जॉब करते हैं, अच्छी जॉब, कार वगैरह चलाते हैं अकेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, लेकिन इस एग्ज़ाम में उनको फेल कर दिया मेडिकल एग्ज़ाम में। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जब ये तीनों टेस्ट हो जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आपका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल लेंगे, उसके बाद होता है एक्सरे चेस्ट एग्जामिनेशन टीबी के लिए, और तीसरा होता है एचआईवी। चौथा होता है एक डॉक्टर विजिट, उसी दिन ही वहीं पे डॉक्टर आपको बस एक बार देखता है। तो अगर अगर वो देखते हैं कि आप लाठी का यूज कर रहे हैं, आपको असिस्टेंस की जरूरत है चलने में, या फिर हियरिंग एड लगाया हुआ है सुनने में, या फिर वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि आप में आईक्यू लेवल थोड़ा कम है। ये भी एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। तो इस ग्राउंड पे भी वीजा रिजेक्शन के चांस काफी ज्यादा होते हैं। फिर से बताता हूँ, अगर आप असिस्टेंस का यूज करते हैं चलने में, मतलब स्टिक या लाठी का, या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट का कोई बड़ा प्रॉब्लम है कि बिना इम्पेयर हियरिंग डिवाइस के आप सुन नहीं सकते, तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा, अगर आपका आईक्यू लेवल काफी कम है, चीजों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो इट्स ओके, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में भी चीजों को थोड़ा स्लो समझते हैं, तो वो डॉक्टर जो हैं वो आपको कुछ कुछ और टास्क दे सकते हैं करने को, और उससे वो पता करेंगे। बाकी स्पेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मे का कोई सच नहीं है प्रॉब्लम। तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। मेरे फ्रेंड के साथ एक ऐसा हुआ था, तो उसने तकरीबन आइल्स पीटी दे दिया, 2 लाख दे दिए, तो 3 सवा 3 लाख के बाद यहाँ पे आगे उसकी रिजेक्ट वीजा का रिजेक्शन हो गया था। तो इस चीज का ध्यान शुरू में ही रखिए। फिर आता है एचआईवी टेस्ट। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर आपका पॉजिटिव आया तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 189 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप रिव्यू डाल सकते हो, हेल्थ रिव्यू। उसमें होता क्या है, आपके एक डॉक्टर होंगे जो जिस देश में आप रहते हैं अभी वहां के, और एक डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया के। 2 डॉक्टर्स आपको चाहिए, उनसे आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए दोनों से कि आप ये मेडिसिन अभी कर रहे हैं यूज में आपके डोमेस्टिक जहां भी आप रहते हैं उस कंट्री में, और जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे तो आप इन डॉक्टर्स के साथ ही ये रिकमेंडेड कोर्स होगा मंथली, आप इस पे चलेंगे, तो इससे कंट्रोल में रहेगी चीजें। ये 2 रिकमेंडेशन चाहिए आपको, हेल्थ रिव्यू डाल देना। 189 सिर्फ, वो किसी किसी केस में वो ओके कर देते हैं, पर 190 में है या 491 में है या फिर किसी और वीजा में, और भी बहुत सारे वीजास हैं जिसमें हेल्थ रिव्यू आप डाल सकते हैं, पर 190 और 491 में सॉरी ऐसा प्रावधान नहीं है, सिर्फ 189 में है। पर मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप ये सब टेस्ट पहले ही कर लो। कौन कौन से? टीबी का एक पहले चेक कर लो, डायबिटीज लेवल का एक चेक कर लो, और देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आप अपने आप एक बार थोड़ा सर्च करना गूगल पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर आप नॉर्मल है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चश्मे वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हियरिंग इम्पेयरमेंट का भी डिवाइस अगर बहुत ही मतलब अगर लेवल्स होते हैं उसमें भी, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लेवल में वीजा रिजेक्शन हो जाता है। पर हाँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये टेस्ट पहले करवा लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 189 या 190 या फिर 491, इनका आपको रिस्पांस आ गया है स्किल सेलेक्ट से कि हाँ अब आपको वीजा हम इनवाइट करते हैं या फिर नॉमिनेट करती है कोई स्टेट 190 में, तो ही आप टेस्ट करवाना खुद से डॉक्टर पैथ लैब, जैसे मैंने भी खुद से करवाए थे सारे ही टेस्ट, डॉक्टर पैथ लैब से पहले करवा लो, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ उसके बाद ही आप ये 2 लाख वाला पे करना वीजा फी। क्योंकि अगर आपकी कोई चीज पॉजिटिव आ गई, फॉर एग्जांपल आपका टीबी एक्टिव लेवल में है, तो क्या होगा कि आपको पक्का पता है कि ये वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, तो अपना टाइम लो, इसको नीचे करके आओ, थोड़ा नीचे करो, और फिर उसके बाद वीजा फी वगैरह पेमेंट करो, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने होते हैं जब आपको नॉमिनेशन आता है या फिर जब आपको इनवाइट आता है। तो इन 2-3 महीनों में ये काम कर लो, पहले तो मेडिकल एग्जाम, और अगर कुछ आता है उस चीज को कंट्रोल करो, फिर ही वीजा फी पे करो, और उसके बाद मेडिकल। तो ये चीजें हैं मेडिकल के दिन। बाकी अगर छोटी मोटी चीजें, फॉर एग्जांपल आपका आयरन कम हो गया या ज्यादा हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर कम ज्यादा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये चीजें सीजनल है, किसी सीजन में कम हो जाते हैं, किसी सीजन में ज्यादा। इनका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि विटामिन डी कम ज्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ टीबी या फिर डायबिटीज, जिसके कारण हो जाती है किडनी फेलियर्स, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट और एचआईवी। इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है, इनके ऊपर ही वीजा रिजेक्ट होते हैं। पर 189 वालों को फायदा ये है, वो हेल्थ रिव्यू डाल सकते हैं, इवन एचआईवी पॉजिटिव वाले भी डाल सकते हैं। 190, 491 उनमें ये चीजें नहीं होती हैं। तो ये चीजें नहीं है अभी 2022 में, हो सकता है फ्यूचर में 2023 में आ जाए। तो आप ये रेगुलरली चेक करते रहना कि आप हेल्थ रिव्यू 190 में, 491 या आप जिस वीजा में अप्लाई कर रहे हैं, कल को कोई नया वीजा आ जाता है तो उस वीजा में है या नहीं, ये जरूर चेक करना हेल्थ रिव्यू गूगल पे डाल के। पर हाँ, अभी अक्टूबर की बात करें 2022 में, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 189 वाले डाल सकते हैं इन तीनों में से। बाकी और बहुत सारे कैटेगरीज हैं जैसे वीजास के होते हैं, उनमें हेल्थ रिव्यू के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पर हाँ, पीआर के लिए ये 189 में ही ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो जरूर हमें बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।